नमस्कार, मैं सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं द भारत प्रेस। देश वीकली का ये एपिसोड पूरी तरह से बंगाल चुनाव और स्वीडन की एक रिपोर्ट पर आधारित है, क्योंकि हमें सारा कंटेंट यही मिल गया। हम ये मानकर चल रहे हैं कि न्यूज़ सुनाने वाले जब मेहनत नहीं कर रहे और आप उन्हें खूब देख रहे हैं तो हमें भी आप झेल ही लेंगे। मजाक कर रहे हैं, हम आलसी नहीं हैं, ना ही स्पॉन्सर्ड हैं। इसलिए जानेंगे हफ्ते की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले इस हफ्ते की बवाल सुर्खियां। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने खुद को कहा कोबरा। लोगों ने भी किया एक साथ खुश और दुखी दिखने का नाटक। महिला दिवस की बधाइयों से भर गया इंस्टा और फेसबुक, लेकिन इनबॉक्स में अश्लीलता अभी भी जारी। किसानों ने बंगाल चुनाव में की महापंचायत, बोले बॉर्डर पर हो रहा था बोर्डम। फ्रीडम हाउस के बाद स्वीडन रिपोर्ट ने भारत के आंतरिक मामलों में दी दखल। पाकिस्तान से तुलना पर लोग बौराए। इस हफ्ते मशहूर बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी ज्वाइन करके उन्हें हेलो बोल दिया, लेकिन जज्बाती होकर उन्होंने कुछ ज्यादा बोल दिया। फिर लोगों ने उनके मजे ले लिए। मिथुन ने प्रधानमंत्री की रैली में कहा कि वो कोबरा हैं, छोटे मोटे सांप नहीं हैं। आप खुद सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। সেই ডায়লগটা হলো, আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, गोखड़ो आमी। अब बंगाल की जनता परेशान है कि वो इस बात से डरें या खुश हों। हमें तो कोबरा नाम सुनकर बहुत डर लगता है, लेकिन मिथुन दा भी कंफ्यूजियाए से लगते हैं। मंच पर कोबरा बोलकर एबीपी न्यूज पर वो खुद को कुछ और कह रहे थे। मतलब बिल्कुल डिस्कवरी और एनिमल चैनल्स जैसा हाल था। वह एबीपी के न्यूज एंकर को सवालों के जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। अब हमने उनकी कई फिल्में देखी और कसम से उनके बहुत फैन रहे हैं, लेकिन कोबरा ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अगली खबर किसान आंदोलन और बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई है। ये आंदोलन अब अलग ही रंग में नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते किसान आंदोलन ने अपने 100 दिन पूरे कर लिए, यानी 100 दिनों से वो उस बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने चक्का जाम का ऐलान किया, तमाम जगहों पर बंद का ऐलान किया। बॉर्डर पर खूब भीड़ जमा हुई, जिसे जाहिर है आप तक पहुंचने से रोका गया है। और जो बातें आप तक पहुंचाई गई वो कितनी अच्छी हैं वो आपने देखी ही हैं। अच्छा, 100 दिन जो पूरे हुए तो किसान भी बॉर्डर पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे। उन्हें लगा कि कुछ ऐसा किया जाए कि वो ऊबे भी ना और नोटिस भी किए जाते रहे। वैसे भी सरकार ने चुनावों के आगे किसानों पर ध्यान देना कम कर दिया है, इसलिए किसानों ने भगत सिंह की एक सलाह पर काम किया। कौन सी सलाह? शहीद भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके का इस्तेमाल करना पड़ता है। नहीं, किसान बम लेकर नहीं चल रहे हैं। किसानों ने सरकार को सुनाने के लिए देश भर में महापंचायतें शुरू कर दी हैं। अभी बंगाल चुनाव में भी राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव जैसे नेता आपको बीजेपी के खिलाफ महापंचायत करते दिख जाएंगे। दरअसल किसान आंदोलन को मीडिया ने आउट ऑफ फैशन सा घोषित कर दिया है, माने अब उन्हें बहुत कवरेज नहीं दी जा रही है। इसलिए आपको ये बताते चले कि किसानों ने टिकरी बॉर्डर पर पक्के मकान बनाने भी शुरू कर दिए हैं। किसान जो कह रहे थे कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, उसे शायद सरकार ने हल्के में ले लिया, लेकिन किसान इस मूड में है नहीं। ऐसा लगता है जैसे किसान कहना चाहते हैं कि आपका मूड है तो मेरा भी मूड है आज। इन सबके बीच मोदी रोजगार दो का ट्रेंड भी चल रहा है। नौकरी मांगने वाले नौकरी का सवाल प्रधानमंत्री से कर रहे हैं और प्रधानमंत्री इस सवाल का जवाब ममता बनर्जी से मांग रहे हैं। बंगाल चुनाव की एक रैली में उन्होंने रोजगार की बात कही। इससे टू मच फन वाला डायलॉग याद आ गया। मजाक से हटकर कहें तो समस्या बहुत गंभीर है। देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाना बहुत जरूरी है। पेट्रोल की कीमतें आसमान जितनी ऊंची हैं, सिलेंडर अलग ही स्पीड में भागा जा रहा है, नौकरी के लिए स्टूडेंट सड़क पर है, ट्रेनों को बेवजह की भीड़ से बचाने के लिए किराया बढ़ा दिया गया है। लो भाई, ये एक और लॉजिक सुन लो। क्या करें, इधर हमारे लोग सब परेशान हैं और उधर हमारे नेता पौरी हो रही है कम मीम सीक्वल बनाने में लगे हुए हैं। ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है, और आप देखो भूमाफिया भाग रहे हैं। फिर से आपको चुनाव में घसीटें तो इस हफ्ते एक और बड़ी बात हो गई, जब ममता बनर्जी धक्का मुक्की के चलते घायल हो गई। ममता नंदीग्राम में एक रोड शो कर रही थी। ऐसे में भीड़ थोड़ी सी अनियंत्रित हुई और ममता के पास तक पहुंच गई। इससे धक्का मुक्की में उनके हाथ और पैरों में चोट आई। अभी अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल गई है और ममता अब व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार करेंगी। इस घटना में भीड़ जितनी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई, उतनी राजनीतिक पार्टियां हो गई।
कांग्रेस और आरजेडी जैसी तमाम पार्टियां, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां शुरुआत में इसे हमला बताकर उसकी निंदा करने लगी, तो वहीं बीजेपी ने इसे राजनीतिक ड्रामा बता दिया है। हालांकि बाद में वीडियो जो आई उससे पाया गया कि ये एक घटना थी, कोई साजिश नहीं है। ममता बनर्जी ने भी इसे साजिश बताने से इनकार किया है और अब विवाद लगभग थम गया है। इस चुनाव से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। घर का बेदी लंका ढाएगा या नहीं, ये तो 2 मई को पता चलेगा। लेकिन टीएमसी से जितने नेता अलग होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उतने शायद माइग्रेंट लेबर भी बंगाल से दिल्ली नहीं जाते होंगे। चुनाव बीजेपी बनाम टीएमसी से ज्यादा टीएमसी बनाम टीएमसी 2 लग रहा है। लेकिन यह प्रक्रिया दूसरी तरफ से भी हुई है। कुछ बीजेपी नेता भी टीएमसी में शामिल हुए हैं। बीजेपी के एक बड़े नेता यशवंत सिन्हा ने शनिवार को टीएमसी ज्वाइन कर ली। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पर हमला वो घटना थी जिससे उन्होंने बीजेपी छोड़ने का मन बना लिया था। आपको बता दें कि दोनों पार्टियों के लिए चुनाव बहुत जरूरी है, क्योंकि टीएमसी को अपना गढ़ बचाने की चुनौती है, तो बीजेपी आज तक बंगाल नहीं जीती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो सफलता मिली, उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और इसीलिए वो खूब खर्च कर रही है। हालांकि इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं, ये ढंग से बाहर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मुद्दों के नाम पर टीएमसी राज्य को बीजेपी से बचाने की बात कर रही है और बीजेपी हिंदूवादी एजेंडा के साथ आगे बढ़ रही है। एक दूसरी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन कहीं दिख नहीं रही है। मुद्दों के नाम पर टीवी चैनल ये गिनाने में लगे हैं कि ममता कितने मंदिर जाती हैं और मंदिर जाने के बाद मस्जिद क्यों चली गई। बीजेपी इस बात पर यह भी बता रही है कि ममता ने मंत्र गलत पढ़े। लोगों के मुद्दे और दिक्कतों से इनका उतना ही वास्ता है जितना हिटलर को यहूदियों से था। बंगाल के बवाल से बाहर निकलिए, आपको एक और खबर सुनानी है। भारत की विदेशी छवि को हाल ही में फिर से धक्का पहुंचा, जब फ्रीडम हाउस इंडेक्स ने इसे आंशिक रूप से लोकतांत्रिक बताया था। पहले यह पूर्णतया लोकतांत्रिक था इस रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन अभी फिर एक स्टडी आई जिसने भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से चुनावी तानाशाही कह दिया है। स्वीडन की वीडम इंस्टीट्यूट ने अपनी डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत के लोकतंत्र की हालत पाकिस्तान के बराबर और नेपाल और बांग्लादेश से बदतर बताई है। इसके कारणों में सबसे बड़ा कारण मीडिया का पतन और हद से ज्यादा मानहानि और देशद्रोह के कानूनों का प्रयोग बताया गया है। यह पढ़ने के बाद मेरा देश प्रेम जगा और मैंने इस रिपोर्ट की भरसक निंदा की। भारत पाकिस्तान से बहुत अलग है भाई। यहाँ किसान इतने दिनों से धरने पर बैठे हैं, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, और क्या चाहिए उन्हें। अब ये मत कहिएगा कि बिजली काट दी, पानी बंद कर दिया, टॉयलेट हटा दिए, कीले बिछा दी, दिल्ली को एकदम बॉर्डर की तरह बना दिया। अरे सरकार के खिलाफ इतना कुछ करोगे और सरकार कुछ ना करे, वाह जी वाह, ऐसा थोड़ी होता है। और रही बात, अच्छा होता है ऐसा, ओहो हो। और रही बात मानहानि और देशद्रोह के कानून की, तो हमारे देश में ईडी और सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसियां हैं। उन्हें जो सबूत मिलते हैं उसके आधार पर कार्रवाई होती है। इन पर किसी का कोई दबाव नहीं होता, ठीक है। कुछ भी। और मीडिया की बात करें तो मीडिया ने इस रिपोर्ट का पूरा खुलासा कर दिया है। इसमें कितने पाकिस्तानी लोग शामिल हैं और किससे फंडिंग करवाई गई है, वगैरह वगैरह। इन सब रिपोर्ट वालों को आदत पड़ गई है वामपंथी लिबरल मुद्दे चलाने की। पहले इन्हें देश से कोई मतलब नहीं था। अब जब समय बदला और देश में राष्ट्रवादी मीडिया आ गया है, जो लोगों से ज्यादा देश को फर्क पड़ने वाली खबरें दिखाने लगा है, जब चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने लगा है, तो सबको दिक्कत हो रही है। अरे पत्रकारिता की समझ ही नहीं है इन्हें। टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग, अर्बन नक्सल एटसेट्रा एटसेट्रा कहीं के। असली मुद्दे ऐसे होते हैं, ये देखो, ऐसे करते हैं पत्रकारिता। आए बड़े पत्रकारिता करने वाले हैं। पत्रकारिता को आईसीयू में छोड़कर अब हम अगली खबर पर चलते हैं, जो कि गंभीर है। देश में कोरोना ने फिर से पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में इसके मामले बढ़े हैं। महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगाने की भी प्रक्रिया चल रही है और एमपी भी इन बातों पर विचार कर रहा है। शुक्रवार को इस साल के सबसे ज्यादा 24,000 मामले सामने आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए ताकि इस बढ़ते प्रभाव को कम किया जा सके। अच्छी खबर यह है कि वैक्सीन को लेकर लोगों का डर खत्म करने के लिए कई नेताओं ने वैक्सीन लगवाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह के अलावा रतन टाटा और केजरीवाल ने भी वैक्सीनेशन करवाया है। अब दिमाग इस बात पर खटक रहा है कि बड़ी बड़ी रैलियों में लाखों लोगों के जमा होने से कोरोना को कोई खतरा नहीं होता, लेकिन यूनिवर्सिटी, कॉलेज को बंद रखने से कोरोना नियंत्रित हो जाता है। भगवान जाने कैसे।
अंत में जाते जाते एक अच्छी बात सुनते जाइए। इस हफ्ते महिला दिवस था। 8 मार्च को लोगों ने अपने अकाउंट, हाँ, फेसबुक और इंस्टा अकाउंट से बधाइयों से इन अकाउंट्स को पाट दिया। अब ये दिन तो बीत गया, इसलिए शायद बधाई देना थोड़ा देरी वाला काम माना जाएगा। हम 2 बातें बताएंगे। सबसे पहले ये कि महिलाओं को पुरुषों के मददगार किरदार में देखने से ज्यादा अच्छा है कि उसकी अपनी पहचान की बात की जाए। एक माँ, बेटी, पत्नी और सास के किरदार वाले फ्रेम से निकलकर महिलाओं को उनकी अपनी पहचान से देखने की जरूरत है। इस साल ही देश की कई महिलाओं ने अपना नाम बुलंद किया। मिताली राज देश की पहली महिला खिलाड़ी बनी हैं जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए। इसके अलावा हिमा दास और मान्या सिंह जैसी लड़कियों की कितनी ही कहानियां हैं जिनको सुनकर और सुनाकर हम अपने समाज को बदल सकते हैं। एक दूसरी तस्वीर भी है जिसे हम यहाँ बताना नहीं चाहते। आप आई बटन पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका मूड ना खराब हो। इस हफ्ते का सारा कच्चा चिट्ठा यहीं तक। मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। खबरों से जुड़े रहने के लिए द भारत प्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।